नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसीएलटी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज यह वीडियो हम कई दिन के बाद बना रहे हैं। कुछ घरेलू समस्याओं में व्यस्त थे, तो आज से फिर कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिनी गुणांक मापक है, किसका मापक है? आय विषमता का, क्षेत्रीय विषमता का, गरीबी का, बेरोजगारी का। तो गिनी गुणांक जो है आय विषमता का मापक है। गिनी गुणांक का प्रतिपादन कॉनराड ए गिनी ने किया था। गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी मापने की प्रमुख विधियां हैं। इसमें गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक स्तर के बीच आय के अंतर को मापती है। और गिनी गुणांक वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात को प्रदर्शित करता है। लॉरेंज वक्र या गिनी गुणांक को इस आरेख की सहायता से भी जाना जा सकता है। ये निरपेक्ष समता रेखा है और ये इसमें बताया गया है जी बराबर गिनी गुणांक छायांकित क्षेत्रफल का भाग जो है ये वाला क्षेत्र, ये तो इसको मान लेते हैं ए है, तो ए अपान समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, या कह सकते हैं जिसको बी, सी और डी। तो बी, सी और डी वाला भाग, तो ये छायांकित क्षेत्र और छायांकित क्षेत्र बटे समता रेखा के नीचे का क्षेत्र जो है, इसी के अनुपात को गिनी गुणांक कहा जाता है। अगर गिनी गुणांक का मान जी बराबर अगर 0 होता है तो पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा को व्यक्त करता है, और अगर जी बराबर 1 होता है तो पूर्ण असमानता या निरपेक्ष विषमता को व्यक्त करता है। तो गिनी गुणांक जो है माप करता है आय की विषमता की माप करता है गिनी गुणांक। अगला 2 नंबर क्वेश्चन। अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव स्वैच्छिक, मौसमी, घर्षणात्मक, अनैच्छिक। तो अदृश्य बेरोजगारी जो है सदैव अनैच्छिक होती है। क्या है अनैच्छिक बेरोजगारी? ऐसे लोग जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करना चाहते हैं पर उन्हें कार्य नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। और एक ऑप्शन में है स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो स्वैच्छिक या ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहेंगे? तो जो लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं उन्हें स्वैच्छिक या ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। जैसे भिखारी और साधु, इनको स्वैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी, जो व्यक्ति किसी विशेष मौसम में ही रोजगार प्राप्त करता है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी का मतलब होता है अलग अलग बाजारों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अस्थायी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह या घर्षणात्मक बेरोजगारी वह अवधि है जिसमें कोई श्रमिक एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार को प्राप्त करने में जब बेरोजगार रहता है, तो ऐसी बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी क्या है? ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं। अर्थात कह सकते हैं चक्रीय उतार चढ़ाव के अंतर्गत तेजी, मंदी, सुस्ती और पुनरुद्धार के फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा एक बेरोजगारी का प्रकार है छिपी हुई, प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से काम पर लगे हुए तो प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों
कि कार्य में आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात कह सकते हैं कि यदि उन श्रमिकों को उस कार्य से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना पहले उत्पादन हो रहा था उन श्रमिकों के लगे हुए होने पर, उतना ही उत्पादन उन श्रमिकों के ना लगे हुए होने पर होगा। कह सकते हैं ऐसे श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो ऐसी बेरोजगारी को छिपी हुई या प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। अब बेरोजगारी के लिए 1973 में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था भगवती समिति। इस समिति ने बेरोजगारी मापने के लिए सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति की अवधारणाओं का प्रयोग किया था। तो यह बेरोजगारी के संबंध में कुछ तथ्य थे। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद श्रम की सामाजिक सुरक्षा मद नहीं है? मातृत्व लाभ, औद्योगिक क्षति, मजदूरी, पेंशन। तो मजदूरी श्रम की सामाजिक सुरक्षा मद नहीं है, बाकी मातृत्व लाभ, औद्योगिक क्षति और पेंशन जो है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो 3 का सही आंसर बी है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है विदेशी क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वह तृतीयक क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 18% के आसपास है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 28% के आसपास है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 54% के आसपास है। तो इस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वह तृतीयक क्षेत्र को माना गया है, जिसमें सेवाओं को रखा गया है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे मान लेते हैं कृषि, पशुपालन, लकड़ी का व्यवसाय, खनन आदि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। निर्माण, विनिर्माण एवं उद्योग को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, जीएनपी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो जीएनपी निकालने के लिए एनएनपी में मूल्यह्रास जोड़ दिया जाता है। एनएनपी मूल्यह्रास, एनएनपी प्लस मूल्यह्रास तो जीएनपी बन जाता है। अगर नेट निकालना होता है मतलब शुद्ध, तो एनएनपी में से मूल्यह्रास घटाते हैं। एनएनपी अगर निकालना होता तो मूल्यह्रास घटा दिया जाता, और अगर ग्रॉस या सकल निकालना होता है तो एनएनपी में मूल्यह्रास जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह ए सही होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया? तो प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय मापने के लिए उत्पादन के स्थान पर उपभोग को सम्मिलित किया था। ए आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की अगर परिभाषा की बात की जाए तो सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी थी, और इन्होंने राष्ट्रीय आय की परिभाषा में उत्पादन को मुख्य आधार माना था। और इनका मानना था एक वर्ष में किसी राष्ट्र के मानवीय एवं प्राकृतिक साधन आपस में मिलकर जो भौतिक एवं मानवीय वस्तुएं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का उत्पादन करते हैं, जिसमें शुद्ध विदेशी आय का योग शामिल है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय मापने के लिए उत्पादन को आधार माना था, और पीगू ने राष्ट्रीय आय मापने के लिए मुद्रा को आधार माना था। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है, मुद्रा को आधार माना था, और पीगू का कहना था कि राष्ट्रीय आय में उन्हीं अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल करना चाहिए जो मुद्रा से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा फिशर ने राष्ट्रीय आय मापने के लिए जो आधार बनाया वह उपभोग और कल्याण को फिशर ने आधार बनाया राष्ट्रीय आय मापने का। तो फिशर का क्या मानना था? फिशर कहते थे कि राष्ट्रीय आय में वही उत्पाद या सेवा को शामिल करना चाहिए जो चालू वर्ष में उत्पादित
होने के पश्चात उपभोक्ता के हाथों में पहुंच गई हो। अगर उपभोक्ता के हाथों में नहीं पहुंची है तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। और फिशर ने अपने इस परिभाषा का उदाहरण एक पियानो और रेनकोट की सहायता से दिया था। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय मापने का या राष्ट्रीय आय परिभाषित करने का आधार उत्पादन माना, पीगू ने मुद्रा को माना और फिशर ने उपभोग और कल्याण को माना था। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया। तो फिशर ने उत्पादन के स्थान पर उपभोग को सम्मिलित किया था और उत्पादन प्रोफेसर मार्शल ने सम्मिलित किया था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की विधियां हैं 2, 10, 3, 4। तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, अल्पविकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है। तो अल्पविकसित देशों में सेवा क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है। तो इसका आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है डी। 9 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय किस ऑप्शन में है, बी में है। 9 का बी सही है। 10, जनगणना 2021 के लिए निम्न में से किसको भारत का रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना कमिश्नर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर D.K. सीकरी, विवेक जोशी, सी चंद्रमौली, शैलेश रस्तोगी। तो विवेक जोशी को 2021 जनगणना का रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन 10 का बी सही हो जाएगा। और 2021 की जो जनगणना है वह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है और शुरुआत से अगर देखा जाए जब से जनगणना हो रही है तो 2021 की जनगणना 16वीं जनगणना है। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य RCH सेकेंड प्रारंभ किया गया था। तो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य RCH सेकेंड का प्रारंभ जो है अप्रैल 2005 में किया गया था। 11 का सही आंसर सी है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनगणना जाति आधारित थी 1951, 31, 71, 91। तो 1931 की जनगणना जो है वह जाति आधारित जनगणना थी। अगला, परिवार नियोजन नीति भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई किस वर्ष में, 1956, 51, 52, 50। तो 1952 में भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन नीति स्वीकार की गई थी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व में पहला देश है जिसने परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया था। अमेरिका है, चीन है, भारत है, ब्रिटेन है। तो भारत ने सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में 1976 में स्वीकार किया था। 14 का सही आंसर सी। 15 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा किसने दी, कॉल्डर, रॉबिन्सन, मार्शल, हिक्स। तो सामाजिक लेखांकन की अवधारणा प्रोफेसर हिक्स द्वारा दी गई थी। अगला, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, 1948, 56, 66, 58। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत में 1948 में ही पारित हो गया था। 16 का सही आंसर ए है। 17, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, रेगनर फ्रीस, रेगनर नर्क्स, शुम्पीटर, गुन्नार मिडल। तो निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नर्क्स से संबंधित है। नर्क्स का मानना है विकासशील देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। क्या मानना है नर्क्स का, कि विकासशील देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। गरीबी का यह दुष्चक्र मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों में पाया जाता है और गरीबी विकासशील एवं अल्पविकसित देशों का कारण तथा परिणाम दोनों हैं। नर्क्स का मानना था कि संतुलित विकास की सहायता से गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो नर्क्स जो है गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा देते हैं और गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा
या गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए संतुलित विकास रणनीति का समर्थन करते हैं। तो इसका आंसर 17 का बी सही है। 18 अप्रैल 2016 में कृषकों की आय को दुगना करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। एन.के. सिंह तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। रमेश चंद ये भी नहीं है। अशोक दलवई, बिमल जालान। तो अशोक दलवई जो हैं कृषकों की आय को दुगना करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। 18 का सी सही हो जाएगा। और 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। 19 बी सही है। 20 वर्तमान युग में सनराइज उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक, खाद, सीमेंट, उर्वरक। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वर्तमान में सनराइज उद्योग के अंतर्गत आता है, या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सनराइज उद्योग का दर्जा प्राप्त है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फैक्टर एंडाउमेंट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फैक्टर एंडाउमेंट सिद्धांत जो है हेक्सर ओलिन द्वारा दिया गया था। 21 ए सही है। 22 तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अवसर लागत के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया था? तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अवसर लागत के रूप में प्रतिस्थापन जो है हैबरलर द्वारा किया गया था। रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था वह मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित था, जो कि अवास्तविक मान्यता पर आधारित था। इसलिए हैबरलर ने रिकार्डो के सिद्धांत की इस कमी को दूर करने के लिए श्रम लागत सिद्धांत के बदले अवसर लागत सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की। और हैबरलर का मानना था किसी निश्चित वस्तु की अवसर लागत वह उत्तम विकल्प है जिसका परित्याग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 22 का सही आंसर सी है। 23 प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी गई मार्शल एजवर्थ, सिंगर, लुइस यंग। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा जो है मार्शल एजवर्थ द्वारा दी गई थी। किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है जिस पर व्यापार होता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन निम्न चित्र में प्रस्तुत है। तो निम्न चित्र में D0 से D1 की तरफ अगर जाया गया है तो यह मांग में कमी को दिखा रहा है। मांग में कमी, कीमत के स्थिर रहने पर अन्य चर में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रारंभ में मांग OQ थी और फिर मांग घटकर क्या हो गई? OQ1 हो गई। तो इस प्रकार से यह चित्र जो है मांग में कमी को दिखा रहा है। अगला अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? वालरा, मिड, जगदीश भगवती, JS मिल। तो अंतरा उद्योग व्यापार का प्रत्यय JS मिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 25 बी डी सही है। 25 का डी सही है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, किस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा? बढ़ती हुई लागत, ह्रासमान लागत, स्थिर लागत, कोई नहीं। तो बढ़ती हुई अवसर लागत के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। 26 का ए सही है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अर्थशास्त्र से संबंधित 26 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। जो प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं